अस्सलाम वालेकुम। ले जनाब, हमारे पास कल तक की जो बात है उसको अगर आप एक दफ़ा दोबारा से सम अप कर लें और फिर वहाँ से आगे कनेक्ट करें, तो हमारी बात ये चल रही है कि प्रोविजन, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन वाज लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। देन हम आगे निकले और हमने इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया पे बात की और हमने कहा जनाब सबसे पहली लाइन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, नंबर 3 अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो हमने कहा जब ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी रिकग्नाइज कर देनी है, प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेनी। और ऑब्लिगेशन के बारे में हमें पता चला जनाब कि ऑब्लिगेशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट, बड़ा रेफरेंस के साथ हमें बताया गया कि जनाब दो तरह के ऑब्लिगेटिंग इवेंट पे IS 37 ये कहता है कि एंटिटी को लायबिलिटी रिकग्नाइज कर देनी चाहिए। और वो दो तरह के जो ऑब्लिगेशन है नेचर के लिहाज से, एक को हमने कहा जी लीगल है और दूसरा हमने कहा कंस्ट्रक्टिव। इन केस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस आप लायबिलिटी प्रोविजन रिकग्नाइज कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद जनाब हमने देखा कि अगर ऑब्लिगेशंस जो हैं, आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल ना हो और पॉसिबल हो और एस्टिमेट रिलायबली आप ना कर सकते हो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, तो फिर उसको हम क्या लिखते हैं, एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में हमें ये बताया गया कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना। और फिर हमने ये कहा कि जनाब अगर ये इवेंट जो है, जो कि पॉसिबिलिटी पाई जाती है जिसपे, तो हमें ये बताया गया कि अगर इसमें इनफ्लो भी हो सकता है और अगर इनफ्लो हो तो ये कंटिंजेंट एसेट है। और कंटिंजेंट एसेट के बारे में ये बताया गया कि जब वो प्रोबेबल हो तो उसका डिस्क्लोजर है, प्रोबेबल पे डिस्क्लोजर है और पॉसिबल पे और रिमोट पे हमने कहा गया कि इसको आपने इग्नोर कर दिया। सही हो गया। फिर हम आ गए, इसके बाद कल हमारी बात चली कि प्रोविजन, वंस वी रिकग्नाइज द प्रोविजन, फिर हमने उसकी मेजरमेंट पे बात की। हमने कहा जी रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, और हमने कल डिस्कशन जो ओपन की वो ये थी कि ये रिलायबल एस्टिमेशन कैसे होती। तो हमने कहा जी इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से है, हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ द दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रीवियसली आप लोग देखी हो, उसके आउटकम्स भी आपने ऑब्जर्व किए हों, तो आपके अपने पास भी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा हमने कहा जनाब कि अगर आपके पास नहीं है तो फिर किसी एक्सपर्ट के पास हो। इन एनी केस हमें जजमेंट पास करनी पड़ी और एस्टिमेशन के अंदर, और वो बेस किस पे कर रही है, वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे कर रही है। तो हमने ये कहा कि स्टैंडर्ड को कहा, स्टैंडर्ड साहब ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि ये जजमेंट है तो इसमें पॉसिबिलिटी है सब्जेक्टिविटी की, तो उस सब्जेक्टिविटी को काउंटर करने के लिए स्टैंडर्ड हमें डायरेक्ट गाइडलाइंस दे रहे हैं। उन डायरेक्ट गाइडलाइंस में कल हमने जिन पे बात की उनमें सबसे पहली क्या थी जनाब, इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन क्या करना है हमने जनाब, क्या करें कि लार्ज पॉपुलेशन को अगर डील कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एस्टिमेटेड कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। एस्टिमेशन तो जनरल टर्म है ना यार, अब आप जनरल से स्पेसिफिक हो रहे हो ना, कि अगर आप लार्ज पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं तो फिर आपकी एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होनी चाहिए। सही हो गया। फिर सेकंड रेंज, ये क्या होती है। तो हमने कहा जी अगर सिचुएशन ऐसी है, आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक रेंज ऑफ आउटकम है और हर आउटकम के इक्वल चांसेस हैं, तो कहते हैं फिर आप एवरेज ले लो, मीन ले लो, कैलकुलेट द एवरेज, मीन ले लो। नंबर 2। फिर नंबर 3 हमने क्या बात की, मोस्ट लाइकली आउटकम ले लो। ठीक हो गया, मोस्ट लाइकली आउटकम ले लो। अगर एक इवेंट है, पर्टिकुलर इवेंट है, उसके एक से ज़्यादा आउटकम है, तो आप उसमें जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो आप ले लें। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल देनी वहाँ पे। ठीक, वो हमने किस वक्त निकालनी है, जब पॉपुलेशन लार्ज को डील कर। फिर हमने एक बात की जनाब कि अगर एक से ज़्यादा आउटकम है और दोनों इक्वली लाइकली हैं तो फिर आपको दोनों को ले लेना चाहिए। ऐसे ही अच्छा, फिर हमारी बात हुई ख़ास तौर पे जो जिस पे हम बात कर रहे थे लास्ट पे, वो थी अगर आपकी प्रोविजन जो है उसकी सेटलमेंट जो है लायबिलिटी की, वो जनाब
काफ़ी टाइम पीरियड के बाद है, जिसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सिग्निफिकेंट या मटीरियल हो जाती है। तो फिर क्या करना हमने, तो हमने कहा जी फिर हमारा जो गाइडलाइंस है स्टैंडर्ड की वो ये है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, देन द प्रोविजन शुड बी मेजर्ड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। और कल हमने इस पे एग्जांपल की और की पूछ रहे पाए सवाल जो अनवाइंडिंग क्या थी जी? अनवाइंडिंग कोई है, किसी को आइडिया? एनीवन, व्हाट इज अनवाइंडिंग? फ्यूचर वैल्यू जितनी सर उसकी होती है ना, मीनिंग रहती है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस होता है, उस पे हम उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है फिर फादर ये उसको बोलना है। इतना मुश्किल करके बता रही है, आसानी से क्या हो सकती है बात? आसान सी लाइन बोलें, क्या है? उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू की है उसकी हर साल साल जिसकी हमने वो इंटरेस्ट भी चार्ज करना होता है वो। और कोई सा एनीवन एल्स? हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट, हाँ जी मिस। प्रेजेंट वैल्यू जितनी परसेंटेज होती है उस प्रेजेंट वैल्यू बट सादा सी लाइन जनाब हमने बोली कल, आपने कोई भी नहीं बोल रहा, इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम। ये लाइन नहीं है। अनवाइंडिंग किस चीज को रेफर कर रही है? मैंने आपको ये बताया था कि समटाइम्स हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर कर लें। जब आप उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करेंगे तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज आएगा। उस इंक्रीज को अनवाइंडिंग कहते हैं। ठीक, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? तो हमने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करें और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें, और जो इंक्रीज है उसको हमने कहा ये इंटरेस्ट है, ये फाइनेंस कॉस्ट। जैसे कल वाली एग्जांपल जो है उसको अगर हम नए तरीके से देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपने एक नॉन करंट एसेट जो है वो इंस्टॉल कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया और उस पर लग गए जनाब आपके कोई 1 लाख रुपए। लेट्स आसान से कर लें इसको। तो हमने कहा जी सादा सी बात है कि पीपी डेबिट हो जाएगा कितने से? एक तो 100,000। फिर हम ये कहते हैं जनाब ये जो एसेट है ये रिक्वायर करता है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ कि इसको डिसमेंटल किया जाए। जिस जगह पे आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है उस जगह को रिस्टोर किया जाए। और एस्टिमेशन ये है कि जब हम इसको रिस्टोर करेंगे तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कोई 50,000 रुपये लग जाएगा, 50,000 रुपीज लगेंगे। ठीक, अब जब हम ये कहते हैं कि 50,000 रुपया लगेगा तो ये फ्यूचर कॉस्ट, दिस इज द फ्यूचर कॉस्ट। तो फाइनेंस की ज़ुबान में आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ ली QM, और उसमें आपने फाइनेंस वाला पोर्शन भी पढ़ा होगा, फ्यूचर वैल्यू। तो आपने पढ़ा जनाब फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हमने कहा जी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R पावर n कंपाउंड। भाईजान मैंने भी पता है, जब मैं करने लगा ना। ठीक, फ्यूचर वैल्यू का ही फार्मूला ना कंपाउंडिंग पे। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? रीअरेंज करोगे ना इसको, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R पावर n। यही नहीं बनती कि भैया ऐसे ही करते हो ना। प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R और पावर n, वेयर R इज द इंटरेस्ट रेट, n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। इसी तरह नहीं फार्मूला रीअरेंज करते हैं आप। बेसिक फार्मूला तो यही है ना, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला वही है, इसी की रीअरेंजमेंट है ये। सही हो गया। अब आप कहते हैं जी आपका 5 साल बाद जो है इसको रिस्टोर करने पे 50,000 रुपया लगेगा, लेट्स सपोज। हाँ जी, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 50,000 कब लगेगा? 5 साल बाद। अब मुझे उसकी कैलकुलेट क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं इस फार्मूले में इसको रखूं तो इसका मतलब है 5 साल बाद 50,000 रुपया लगेगा मेरा। आज उसकी क्या वैल्यू? 0.1 पावर 5। तो द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 5। लो जी, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। कितना आ गया? 31,000। और मेरी जान, आप हम लोग जो हैं जब आप
कल मैंने स्ट्रेट कर दिया था ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ बस है होया सॉरी सर ठीक ये यहाँ से ड्राइव होता है बेसिक उसका फंडामेंटल तो यही है ना फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का आपस में रिलेशनशिप है अब बताना मैं ये चाह रहा था इस फार्मूले से वो ये है कि इस वैल्यू और 50,000 के दरमियान में जो फ़र्क है वो इंटरेस्ट है जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू से तो बेसिकली आप इंटरेस्ट एलिमेंट बीच में से निकाल देते हैं इसका मतलब है कि अगर मैं आज 31,040 रुपये इन्वेस्ट कर दूं एट द रेट ऑफ 10% 5 सालों के लिए तो मेरे पास 5 साल बाद ये 50,000 होगा सही इसका मतलब है 31 से 50,000 में क्या ऐड हुआ इंटरेस्ट नहीं ऐड हुआ अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं इंटरेस्ट ही ऐड हुआ है ना अब यहां पर यही चीज ये है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपने एक एसेट कंस्ट्रक्ट किया है 1 लाख रुपए उस पर लग गया इसकी फ्यूचर रेस्टोरेशन कॉस्ट कितनी ठीक तो कहता जी फ्यूचर में 5 साल बाद इस पे 50,000 रुपए लगे 5 साल बाद 50,000 तो हम कहते हैं जनाब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी सिग्निफिकेंट ये जो 5 साल बाद 50,000 लगना आज उसकी क्या वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू टुडे तो क्या कटाएंगे इसे प्रेजेंट वैल्यू कटेंगे जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 31,040 31,046 अब देखें अब आपकी जो पहली एंट्री बनती है वो क्या बनती है पीपीई डेबिट टू कैश टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली आपने हो गया यहां पे आ गया 1 लाख और इधर कितना आ जाएगा 31,040 और टोटल कितना बन गया 1,31,000 एसेट इतने से कैपिटलाइज हो गया अब इसके अंदर आपने 1 लाख के अलावा क्या कैपिटलाइज किए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेस्टोरेशन कॉस्ट यही नहीं किया ठीक फिर कल मैंने आपको ये बात बताई कि जब आप टाइम में आगे को निकलेंगे 1 साल बाद क्या होगा ये IAS 16 की जुरिस्डिक्शन ऐसी है ये IAS 37 की तो मैंने आपको कल बता रहा था कि 2 स्टैंडर्ड आपस में इंटरप्ले शुरू हो गया दोनों ऐसे ही है अब ये जब 16 पे जाएगा तो इसने तो डेप्रिसिएट होना 5 ईयर इज द यूजफुल लाइफ लेट्स सपोज सेम तो आप एंट्री क्या कर रहे हो सारी कुछ करने के बाद हमें पता है इतने तो बड़े हो गए ना हमें पता है ये बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन सही हो गया एक ये एंट्री है हमारे पास कितने से है तो हम कहते हैं जनाब इट इज गोइंग टू बी 131,046 डिवाइडेड बाय 5 assuming the nil resident value सही हो गया तो कितनी डेप्रिसिएशन आ गई है 26,200 26,209 हो गया अब ये वी आर डन विद दिस वी आर लेफ्ट विद दिस प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन अब आप अगर इसका टी अकाउंट बनाए तो आप अगर आप टी अकाउंट से ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाते हैं तो क्या बनेगा आप अकाउंट बनाएंगे जी प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन लो ये डेबिट कॉलम बन गया ये क्रेडिट कॉलम बन गया सही हो गया क्या एंट्री की आपने पीपीई डेबिट प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट यही एंट्री हुई 31,046 सही हो गया 1 साल गुजर गया इट्स बीन 1 ईयर ठीक अब आप जब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे n है 5 1 साल बाद n कितना रह जाएगा 4 n विल बी 4 नाउ देयर वर 4 पीरियड्स तो आप जब दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वैल्यू तो हम कहते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 4 अब तो 4 साल बाद आपने रेस्टोर करना है कितना होता है
वो आ जाएगा जनाब 36,046 ऑलमोस्ट है। मुश्किल हो गया। 34,151 मेरा नहीं ख्याल यही आ रहा, तो पहले फिर क्या आया था? ठीक, चलो 31,141, ठीक हो गया। अब हम कहेंगे जनाब कि प्रेजेंट वैल्यू में जो इंक्रीज आया है वो कितने का है जनाब? हाउ मच इट इज? दोनों का डिफरेंशियल कितना है? माइनस कर दें, या 3,105 जी जी, ये इंक्रीज है, इसको अनवाइंडिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अनवाइंडिंग। अब ये ऐसे कैलकुलेट करने के बजाय हम सिंपली इसका 10% भी ले सकते थे, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आना था। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन कल मैंने ये नहीं की, मैं कहा आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो रहे होते हैं, तो जब नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो रहे होते हैं तो मैथमेटिकली उसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो उस अमाउंट पे पहुंचने के लिए पीछे बैकग्राउंड में तो ये है, लेकिन इसको आप शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? ऑलमोस्ट यही आ रहा होगा, 3105 ही आ रहा है, सही हो गया। अब इस 3105 की डबल एंट्री क्या की है हमने? तो मैंने आपको कल बताया कि जनाब अनवाइंडिंग की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया। 2 प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन 3,105, ये एंट्री होगी। 3,105, सही हो गया। अब जनाब जब आप यहां पर आएंगे तो ये एंट्री आप जब लेजर में करेंगे तो हम लिखेंगे जनाब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट रेस्टोरेशन क्रेडिट 3,105, और एक इंटरेस्ट अकाउंट है हमारे पास और वो है जनाब डेबिट, कितने से? 3,105। अब ईयर एंड पे हम सबको पता है जनाब क्या होगा कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्लोज हो जाएगा। हमारी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो ये फॉर द ईयर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। इधर जो है हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ईयर एंड पे, कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 34,151, पहले साल का एंड बन गया। इसका मतलब है बैलेंस शीट में पहले साल की जो SOFP होगी उसमें जो प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन की वैल्यू हम रिपोर्ट कर रहे होंगे वो कितनी है? वो है 34,151। अगर मैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाऊं इस पूरी सिचुएशन के, तो क्या बनेंगे? हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक है जी SOFP। SOFP के अंदर हम रिपोर्ट कर रहे होंगे नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और PPE हम रिपोर्ट कर रहे होंगे, हमने इसको निचली कैपिटलाइज किया 1,31,046, और इसमें से हम माइनस कर देंगे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,209, कितना आ गया? 104,837, ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई PPE बैलेंस शीट में। और इसके अलावा SOFP में हम नॉन करंट लाइबिलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पे हम रिपोर्ट कर रहे होंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और ये हम रिपोर्ट कर रहे होंगे जनाब 34,151, सही हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम जाएं, वहां पे हम क्या रिपोर्ट कर रहे होंगे? इससे रिलेटेड दो चीजें रिपोर्ट कर रहे होंगे। एक हम रिपोर्ट कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन,
और वो है 26,209। और एक हम रिपोर्ट कर रहे होंगे फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट, और वो है हमारे पास 3,105। दिस आर द एक्सट्रैक्ट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बन गए, ये लेजर बन गया, ये जर्नल है हमारे पास। यही 3 चीजें होती है ना अकाउंटिंग में। सही हो गया? समझ आ गई बात? अब हम जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएंगे तो यहां पर जो बैलेंस है सेकंड अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में 34,151। अब दूसरा साल जब खत्म होगा तो आप फिर अनबाइंडिंग करेंगे, क्योंकि फिर एन अब 3 हो जाएगा। एक साल गुजरने के बाद एन 4 था, अब एन कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू फर्दर बढ़ेगी। तो क्या तरीका है शॉर्टकट? इसका 10% ले लें, यह आ जाएगा 3,415। 3,415 आ जाएगा सेकंड ईयर का। एंट्री क्या होगी? यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट। अरे तेज तो नहीं हो गया? दूसरे सेकंड अकाउंटिंग ईयर में प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन का ओपनिंग बैलेंस है 34,151। अब दूसरा साल जब खत्म होगा तो आप फिर अनबाइंडिंग करेंगे, ये फिर डेप्रिसिएट होगा। इसका मतलब सेम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो वो तो यही रहेगी 26,209, ऐसे ही है। अच्छा, अब लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन की सेकंड ईयर की अनबाइंडिंग लेंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 34,151 इंटू 0.1, यह आ जाएगा 34,15। एंट्री वही हो रही होगी, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन क्रेडिट, फर्दर इंक्रीज करके। अब इसकी क्या बैलेंस आएगी? दोनों को प्लस कर लें, कितना बैलेंस आ गया? 37,566। ये सेकंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास? 37,566। तीसरे साल की फिर अनवाइंडिंग आ जाएगी। अब कितनी अनवाइंडिंग आएगी तीसरे साल की? तो इंटरेस्ट 37,566 इंटू 0.1, यह आ जाएगी 3757। सही हो गया? 3757 आ गया। और अब कितना बैलेंस आ गया? तो कहते हैं अब ये आ जाएगा, अब दोनों को ऐड कर ले तो 4132। लो जी, ये थर्ड ईयर खत्म हो गया। फोर्थ ईयर का शुरू आ गया 41,323। अब कितना इंटरेस्ट आएगा? 41,323 इंटू 0.1, और ये आ गया 4132। ले जी, बैलेंस आ गया 45,455। ले जी, फिफ्थ ईयर का स्टार्ट आ गया एंड दिस इज द लास्ट ईयर। अब 45,455। अब आप 10% फिर इसका लेंगे, ठीक? तो ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हम 5,000 रुपये पे पहुंच जाएंगे। सही हो गया? इसका मतलब है 5 सालों को जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है वो ये ऑलमोस्ट, इसका और 50,000 का डिफरेंशियल कितना है? 4,000। ठीक हो गया जनाब? 4545 4545 3757 3415 एंड 3105। ऐड कर लें जनाब इसको। यू विल गेट द डिफरेंशियल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू। 50,000 का और 31,046 का जो फर्क था वो आपने अकाउंटिंग ईयर्स को चार्ज कर दिया। ऐसे नहीं हुआ? कल मैं आपको यही बात बता रहा था कि अगर आप गौर करें तो हमने शुरू में बात की जब हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, तो हमने कहा यार ये जो प्रोविजन होती है ना, इसकी रिकग्निशन एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। यही एंट्री की हमने कहा जब आप प्रोविजन रिकग्नाइज कर लें, तो जब प्रोविजन रिकग्नाइज होती है तो इसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट।
सही हो गया। हमने कहा जी मैचिंग भी है और प्रूडेंस भी है, यही बात की हमने। तो कल मैंने जो आपको स्टेटमेंट बनाई, जो शायद कंफ्यूजन हो गई उसमें, वो ये थी कि मैंने कहा अगर हम चाहे प्रोविजन को कैपिटलाइज कर लें, बेसिकली यहाँ पर जब आप प्रोविजन को ऐड कर रहे हैं पीपी के अंदर, तो इसका मतलब है कि हमने प्रोविजन कैपिटलाइज कर लिया, कैपिटलाइज कर लेना, बिकॉज वी हैव एडेड इट इनटू द कैरिंग वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। तो आप इसको क्या कहेंगे, हम इसको इस चीज़ को क्या कहते हैं जब हम किसी चीज़ को एसेट नॉन करंट एसेट की कैरिंग वैल्यू में क्लब कर ले, तो हम कहते हैं कैपिटलाइज कर ली। पुरानी बात है ना ये। इसका मतलब है मैंने प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू पीपी की कैरिंग वैल्यू में जब ऐड किया तो मैंने एक्चुअली कैपिटलाइज कर ली। इसका मतलब है भाई ये तो प्रॉफिट एंड, तुम तो कह रहे थे पी एंड एल डेबिट है, तो तुझी तो नहीं कितना पी एंड एल डेबिट, आपने तो प्रोविजन कैपिटलाइज कर ली। ऐसे ही हो रहा है ना, अपेरेंटली तो हमें यही नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ऑल्दो वी आर कैपिटलाइजिंग इट, तो हमें देखना ये है कि ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी एसेट की, अगर आप इसको कैपिटलाइज ना करते तो ये डेप्रिसिएशन 20,000 थी पर ईयर। 1 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं आप तो 20,000। अब कितनी आ रही है, 26,209। इसका मतलब है 6,209 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है पर ईयर। और अगर मैं इसको 5 सालों से मल्टीप्लाई करूं 5 ईयर से, तो मेरे पास क्या बचता है, तो हम कहते हैं ना, अब ये आता है 31,040। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोविजन जो है वो एसेट के साथ 5 सालों में राइट ऑफ हुई प्रॉफिट एंड लॉस। सही हो गया। और जो इंटरेस्ट है हमारे पास, जो हमने टोटल राइट ऑफ किया, वो टोटल कितना बनता है, अगर आप उसको ऐड करें, 3,105 जमा 3,415, 14,822। इन दोनों को ऐड करें, यू विल बी एट 50,000। गड़बड़ होगी थोड़ी सी, है? 4 नंबर पे ये देखो, इसके सामने देखो। अच्छा, एक मिस करो, 4132 और 4545, सॉरी 1 2 3 4 5, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 से ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 4 ने 5 ਸਾਲਾਂ से 4 ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ, 5 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। तो टोटल कितना बना, 18,954। अब टोटल करें आप, पूरा 50 हो गया। सही हो गया। अब आप देखें जो यहाँ पर हम प्रूव करना चाह रहे हैं, बात जो हम अपनी अकल में डालना चाह रहे हैं वो ये है कि although we have capitalized the provision, ठीक, लेकिन इसको यहाँ पर कैपिटलाइज करना ही बेस्ट था इन ऑर्डर टू फॉलो द मैचिंग। क्योंकि ये जो रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी, इससे रिलेटेड रेवेन्यू हमने एसेट से 5 सालों में अर्न किया, तो इस कॉस्ट को भी 5 सालों के P&L में जाना चाहिए। तो अगर हम इसको कैपिटलाइज ना करें तो हमारा मैचिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइजिंग द प्रोविजन हियर इज द बेस्ट वे टू कंप्लाई विद द मैचिंग। और जब हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमने कहा 2 ही कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पे, मैचिंग एंड प्रूडेंस। तो अगर हम इसको कैपिटलाइज ना करें तो हम मैचिंग नहीं फॉलो कर सकते, मैचिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये लाइन मैंने आखिर पे बोली, सुन क्लियर होगी कल। और कोई बात आपने पूछनी, एनीथिंग डन? ले जनाब, कमिंग बैक टू द, नोट कर लें अगर आपने करना, फिर उसके बाद आगे चलते। क्यों है? फजाइल आईफोन डिस्कस कर रहे थे, फजाइल आईफोन डिस्कस कर रहे थे। फजाइल आईफोन। यार मसले भी बड़े हैं, बड़ा क्लोज कम्युनिटी है ये ना, चीज़ें डाउनलोड होती कोई नहीं, लोगों का मोबाइल होता, व्हाट्सएप च गाना आंदा, डायरैक्ट एल्बम च चला जाता है, ਇਹਦੇ च गाने भरने हो मुसीबत पई होंदी। वही मैं आज तक भर ही नहीं सका गाने, इस वजह ना नहीं भर सकी। उससे क्या होगा?
उसे आ जाते हैं, वो उसमें चलते नहीं, उसके उसका जो अपना वो है प्ले, उसमें वो जाते ही नहीं। तुझे मोबाइल से डायरेक्ट डाउनलोड कर ले सर। अब यहाँ पे ना भी करें, आप लैपटॉप में लॉगिन करें, यही तो कह रहे हैं, वहाँ पर आप यही तो रोल है कि बेटा, वो तो मुझे पता है, हूँ लैपटॉप से कौन पाए, फिर उसके बाद इधर क्यों नहीं है, आ जाते हैं आईफोन, आ जाते हैं सर। डॉक्यूमेंट वो कंप्यूटर से करेंगे तो नहीं आएंगे, नहीं सर, इस पर भी आ जाते भी कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि अगर आप लोग गाना देखते हैं ना, उसमें शेयर की ऑप्शन होती है, वहाँ से कॉपी लिंक करें, एक ऐप है ब्लैक होल, डॉक्यूमेंट भी है क्या? यही तो मैं दस रहा कि एंड्रॉयड में ये मसले नहीं है ना, व्हाट्सएप में किसी ने गाना भेजा वो डायरेक्ट आपके उसमें चला जाता है, वो अच्छियां गल्लां भी हैं यार, तो उन्होंने पसंद ले जना। अच्छा एक और बात, आप लोगों में से कुछ लोग मेरे पास पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो एक छोटी सी बात है जो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, आपको सबको डबल एंट्री आती होगी, ठीक। मतलब मैंने कल इसको इस तरह से इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे लगा नॉर्मल सी बात, इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नॉर्मल सा लिया, मैं कि ये तो बड़ी आम सी बात है, तो आप कर ही लेंगे, हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे लगा कि वो आपको आज थोड़ा सा वो जो गैप्स रह गए थे वो आज कवर ऐसे ही। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात है, आप अगर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, आप जब डबल एंट्री करते हैं ना हम लोग, ठीक, तो आप एक छोटी सी बात याद रखा करें, एनी टाइम कुछ भी आप करें, ठीक, बड़ी सादा से एक रूल है। हम ये कहते हैं कि जनाब एक बिजनेस का जो अकाउंटेंट है उसने किस चीज़ का हिसाब रखना। पहला सवाल ये है जो मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ एज एन अकाउंटेंट, आप भी अपने आप से पूछें कि बीइंग एन अकाउंटेंट हमने बिजनेस की किस चीज़ का हिसाब रखना है। तो हम कहते हैं हमने रिसोर्सेज का हिसाब रखना होता है, हमने सिंपल बिजनेस के रिसोर्सेज का हिसाब रखना, रिसोर्सेज जिनको हम एसेट्स कहते हैं, जिनको हम बिजनेस का एसेट्स कहते हैं, कि एक बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज हैं और क्या क्या। लेकिन जब एसओएफपी जब हम बनाते हैं तो उसका जो अपर पोर्शन है उसमें आप क्या बता रहे होते हैं कि जी इतना कैश है, इतने बैंक में पड़े हैं, इतना रिसीवेबल्स है, इतनी इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीपीई है, टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, सो अ लॉन्ग लिस्ट। यही नहीं बता रहे होते कि जी ये एसेट्स हैं बिजनेस के पास, ठीक, और टोटल कर देते हैं और ये उनके नाम है, नाम भी हमने अपने रखे हुए हैं जनाब, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी मूवमेंट हो, आप किसी भी चीज़ को अगर आप गौर करें, कोई भी आप स्टैंडर्ड की लाइन पढ़ रहे हो, कोई भी लेन देन हो रहा हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, हम देखते हैं कि जनाब बिजनेस के रिसोर्सेज में मूवमेंट आती है, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट, प्लस माइनस, रिसोर्सेज में प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, डन, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट। जब कोई भी लेन देन होगा तो हम कहते हैं कि जहाँ पर इर्ताश पैदा होगा वो बिजनेस के रिसोर्स, देयर विल बी वाइब्रेशन, देयर विल बी अ मूवमेंट, ठीक। अब आप मूवमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या मूवमेंट आई रिसोर्स, किस रिसोर्स में मूवमेंट आई, सही हो गया। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहूं कि बिजनेस के रिसोर्सेज में इंक्रीज आ गया, तो बिजनेस की कोई 50-60% लेन देन इसी में पूरा हो जाता है कि किसी एक रिसोर्स में प्लस होता है और किसी दूसरे रिसोर्स में माइनस हो जाता है, लेन देन इस सर्कल के अंदर ही पूरा हो जाता है, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आप अकाउंटेंट की जुबान में सोचें तो इसका मतलब यह है कि कोई एक रिसोर्स डेबिट हुआ है और कोई दूसरा रिसोर्स क्रेडिट हो गया, 50-60% लेन देन यही पूरा हो जाएगा, ठीक, सही हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारे पास हम जब ट्रांजैक्शन देखा, और केड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं,
ठीक, अब हम ये देखते हैं जनाब के फॉर एग्जांपल के रिसोर्सेज में आया इंक्रीज, लेकिन इसकी दूसरी मूवमेंट विद इन रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि डिक्रीज नहीं। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा फिर कहाँ से आया इंक्रीज। तो हम कहते हैं जनाब जब हम ये देखते हैं कि रिसोर्स में इंक्रीज अगर आया है और किसी दूसरे रिसोर्स में इंक्रीज नहीं आया, तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इक्विटी में इंक्रीज आ गया होगा। ठीक हो गया, या इसको एरो को ऐसे बना रहे, सो दे आर कमिंग फ्रॉम द इक्विटी, दिस इज एन इनलेट। इसका मतलब अगर रिसोर्स डेबिट हुआ है तो फिर इक्विटी क्रेडिट हो गई। पहला इनलेट बिजनेस में रिसोर्सेज का इक्विटी होती है। सही हो गया। फिर हम ये कहते हैं कि लेट सपोज अगर इक्विटी तक बात नहीं पहुंची तो फिर हम कहते हैं जरूर लायबिलिटी में मूवमेंट आई, देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। सही हो गया। और अगर हम कहें कि इक्विटी में भी नहीं है तो लायबिलिटी में भी नहीं, तो हम कहते हैं फिर देन देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी, इनकम्स। तो ये डेबिट है प्लस, तो ये तीनों क्रेडिट पड़े हुए, यही नहीं होता? यस सर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सही हो गया। फिर हम कहते हैं कि जनाब दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि अगर डिक्रीज आया है यानी कि एसेट क्रेडिट हो गया और कोई दूसरा एसेट डेबिट नहीं हो रहा, तो फिर एसेट किधर गया? बिजनेस में से निकल के किधर चला गया? क्योंकि जब एसेट्स में इंक्रीज और एसेट में डिक्रीज है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर ही है। लेकिन अगर किसी एक रिसोर्स में डिक्रीज आया है और किसी दूसरे रिसोर्स में इंक्रीज नहीं आया, तो इसका मतलब अब एसेट बिजनेस के अंदर नहीं है, किधर गया फिर? तो कहते हैं आप किधर गया? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमें समझ ही आती है कि कंज्यूम हो गया। कहते हैं ओहो एक्सपेंस हो गया। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बिजनेस ने कंज्यूम कर दिया। किधर गया जी? कैश 10,000 तनख्वाहें दे दी, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। किधर गए जी पैसे? बिजली का बिल दे दिया। किधर गए पैसे? कोई ना कोई खर्चा कर दे, कंजम्पशन हो गई। जैसे डेप्रिसिएशन की अभी मैंने एंट्री की, क्या है डेप्रिसिएशन? इट शोज द कंजम्पशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। सैलरी क्या है? इट शो अ कंजम्पशन ऑफ द कैश। की फर्क है दो में? नेचर तो एक ही है ना। एक्सपेंस ऑलवेज शोज द कंजम्पशन ऑफ एन एसेट, वो चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो। इसका मतलब whenever there is an expense, corresponding consumption of asset हो रही। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक। अब हम कहते हैं अच्छा कंज्यूम हो गया तो एक्सपेंस, फिर कहते हैं जनाब ये हमने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। किधर गए जी पैसे? कहाँ गया रिसोर्स? इन सेटलिंग द लायबिलिटीज। लायबिलिटी सेटल किए हैं हमने, इसलिए रिसोर्स चला गया। यही हुआ होगा। तो हम कहते हैं अच्छा अगर लायबिलिटी भी सेटल ना हुई तो फिर हम कहते हैं ओनर ने ड्राइंग कर ली है, डिविडेंड दे दिया है, ड्राइंग्स हो गई, रिटर्न टू द ओनर। यही होता ना ड्राइंग्स। इधर निकल गए रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि अगर यानी कि हमें पता है कि रिसोर्सेज में डिक्रीज क्रेडिट है तो ये डेबिट पड़े इसका। These are the debits, नहीं? And this is the whole double entry. इसी के अंदर है सारी डबल एंट्री। अब आप चाहे FR1 वाली सोच लें, उससे पिछली सोच लें, इधर की सोच लें, आने वाले C5 की सोच लें, ये इसी के अंदर है सारा कुछ। ठीक। अब आप देखें कि ये सारी चीज़ करने के बाद जब हम FR2 में है, ख़ास तौर पे मैं तो वैसे FR1 में ये बात सिखा देता हूँ, लेकिन चूंकि आपने पहले शायद ना देखा, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं क्योंकि मैं ये अकाउंट नहीं बनाता, मेरे ख्याल में FR1 के शुरू में बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कभी अकाउंट नहीं बनाता, फिर हम नोट्स बनाते हैं, प्लस माइनस चल रहा होता है हमारे पास। ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब आप देखें 5 चीज़ें हैं आपके पास, एसेट, एक्सपेंस, then equity,
लायबिलिटी एंड इनकम्स। अब हमें ये पता है कि ये 3 चीज़ें और ये 2 चीज़ें, इसका नेचर है डेबिट, इसका नेचर है क्रेडिट। अगर हमारे किसी अकाउंट पे बैलेंस डेबिट है तो वो या तो एसेट फैमिली से बिलोंग करता है या एक्सपेंस, और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो वो पॉसिबल 3 फैमिली से बिलोंग करता है, या वो इक्विटी है, या वो लायबिलिटी है, या वो चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसी तरह किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सही हो गया। अब आप देखें, जब हम डबल एंट्रीज करते हैं या सोचते हैं, जेन में पास करते हैं, तो होता क्या है, एसेट अकाउंट या डेबिट होता है या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्लस, क्योंकि डेबिट डेबिट प्लस। और अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ आप सोचते हैं, तो हम कहते हैं जी क्रेडिट हुआ है एसेट और एक्सपेंस, तो हम उसे कर देंगे माइनस। इट्स बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट, क्योंकि अगर बैलेंस डेबिट ना हुआ तो फिर ये एक्सपेंस या एसेट नहीं हो सकता। अगर नेचर ऑपोजिट हो गई तो फिर ये इस फैमिली से निकल के दूसरी फैमिली में चला जाएगा। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल बैलेंस डेबिट, जैसे ही क्रेडिट जाता है तो वो एसेट फैमिली में से निकल के लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, द सेम इज हियर। सो इफ समथिंग इज बीइंग क्रेडिट इन दीज 3 फैमिलीज, इट्स मीन प्लस, समथिंग डेबिट मीन्स माइनस। दिस बिकम, अकाउंटिंग बिकम सो इजी, बड़ी सादा सी हो जाती है जब आप इस तरह से सोचते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन को देखो, तो मैं टी अकाउंट नहीं था बनाना, मैंने यहाँ पे हेडिंग मारनी थी प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। सही हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख लेना था जनाब पीपीई 31,040। ठीक, सही हो गया। फिर मैं लिखना था इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख देना था 3105। लो जी, 34,151 एट द ईयर एंड। लो जी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। It's just a plus because interest is being credited in the restoration, and then it will goes on. सही हो गया ना? तो इससे चीजें आसान भी हो जाती हैं और इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी नीट हो जाती है। आपकी आंसर शीट जो है वो बड़ी डिफरेंट लगेगी जब आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ा क्लीनलीनेस आ जाएगी, थोड़ी सी, बल्कि काफ़ी बेहतर प्रोफेशनल आंसर स्क्रिप्ट लगना शुरू हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आपका आंसर शीट देखें, कभी इधर टी है, कभी किसी नुक्कर में टी है, कभी नीचे टी है, कभी उधर टी है, एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है किस टी में जाना मैं, ऐसे ही नहीं हो रहा होता। तो उसको आप, उसका लेआउट अच्छा बना सकते हैं, बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? यही तो मैं बता रहा हूँ, इन तीनों का बैलेंस हमेशा क्रेडिट नहीं होगा। तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की प्लस है कि माइनस? हेलो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा ना। प्लस ही नहीं होगा। देखो, इसके लिए ये डेबिट होगा। अब हम इसको देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो प्लस होगी कि माइनस। तुमने ओपनिंग बैलेंस थोड़ी सोचना है, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ डेबिट है या क्रेडिट, उसकी तो नेचर या डेबिट है या क्रेडिट है। और वो हमें किस तरह पता है कि एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैश अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, चलिए बताएं मुझे, कैश अकाउंट इसका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? कैश केड़ा ओवरड्राफ्ट होया एने क्या है? कैश अकाउंट का बैलेंस मैक्स 0 तक जा सकता है। अगर 0 नहीं है तो जो भी फिगर है डेबिट ही होगी, नेगेटिव में तो जाना ही नहीं इसने। अगर आपके पास हार्ड करेंसी नहीं है तो आप क्या, उसकी स्पेंडिंग हो ही नहीं सकती। सो इट विल गो मैक्स टू 0। इसी तरह किसी नॉन करंट एसेट अकाउंट देख लें, आप लैंड देख लें,
इसका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? हाँ सर। हो ही नहीं सकता, जीरो तक जाएगा। बिल्डिंग को देख ले कहाँ तक जाएगा, जीरो तक जाएगा। क्यों है इनकी हंसी आई जा रही? ओवरड्राफ्ट कैश था हो गया, नाल दे दी जेब चो भी तक कटे जा सकते हैं। हो जाता ना, मतलब आप कहीं जाए खाना कोई आपका 1000 रुपये का बिल बना है तो जेब में 700 निकले तो बाकी 300 दे ही हाजरा 300, तो वो ओवरड्रान हो जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये जीरो तक जा सकता है। तो एसेट का बैलेंस या एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा इसी नेचर पे आएगा और इनका बैलेंस की नेचर हमेशा यही होगी। अब जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो मूवमेंट आती है, वो इनके अकाउंट को या तो डेबिट करेगी या क्रेडिट। अगर इनके अकाउंट को कोई ट्रांजैक्शन डेबिट कर रही है एसेट या एक्सपेंस को, इट मींस इट इज गोइंग टू बी प्लस, डेबिट डेबिट प्लस। और अगर कोई ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट को क्रेडिट कर रही है तो इट मींस डेबिट क्रेडिट माइनस, तो इट्स माइनस। सही हो गया? ये है बेसिक थिंग। तो इस तरह से अगर आप रिपोर्टिंग में FR2 में तो इट इज कंपल्सरी, क्योंकि आप जब नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे। आप FR1 में भी ऐसे ही चलता है वैसे अब तो, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा ज़रूरी। अगर आप वो बनाएंगे जो मैंने राइट साइड में बनाया तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गुड, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये तो लेजर। क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर पढ़ते हैं तो वो उसमें लाइन लिखता है मूवमेंट इन कैरिंग वैल्यू, तो मूवमेंट इन कैरिंग वैल्यू नोट में बनती। सही हो गया? तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लेना है, याद रखना। सही हो गया? तो ये एक छोटा सा आपको रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को ज़हन में लाने के लिए। अब आपने जिस तरह भी पढ़ा हुआ, अगर आप इसको इस तरह से सोचना शुरू करें तो वो सारा यहाँ पे फिट इन हो जाएगा, सारा प्लग इन हो जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू थिंक अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे आसान तरीका मुझे जो आज तक लगता है वो यही है। अगर आप आसान करके सोचें तो ऐसे ही हो रहा है, बस यही हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, ले देना। इसके बाद हम अगर हम दोबारा उसमें आ जाए वापस, कोई और सवाल आपने पूछना हो, एनीथिंग, जी चलें किताब में चलें। आ जाए जनाब। नेक्स्ट हमने कल तक बात की जनाब पेज नंबर 73 पे, और हमने बात की प्रेजेंट वैल्यू पे। लास्ट हमारी डिस्कशन जो हुई, अदर मेजरमेंट इश्यूज चल रहे थे। 37 का पैराग्राफ नंबर 45 to 52 पे बात चल रही है हमारी। और अदर मेजरमेंट इश्यूज में सबसे पहला हमने इशू बात की प्रेजेंट वैल्यू पे, और हमने कहा जनाब प्रेजेंट वैल्यू उस वक्त रेलेवेंट होगी जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो मटीरियल हो जाए। अब मटीरियल का मतलब पता ना आपको क्या होता है? ठीक, मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये मटीरियल है। द वर्ड मटीरियल की तशरीह जो है वो ये बनती है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो यूज़र की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती हो, उसको हम मटीरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट है या मटीरियल है तो फिर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करेंगे। इसके बाद जनाब फ्यूचर इवेंट्स। ठीक, चूँकि हमारी लाइबिलिटी जो है, प्रोविजन जो है, उसकी सेटलमेंट आने वाले वक्त में है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जनाब फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स हैं वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट को। ठीक, जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो कल हमने डिस्कस भी कर लिया एक बात कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आपकी फ्यूचर कॉस्ट जो है अभी ज़्यादा आ रही हो अगर आप आज करें, लेकिन 2-3 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उसके रेफरेंस से अगर हम देखें चीज़ों को तो हमारी कॉस्ट पहले से बड़ी कम हो सकती है जो इस वक्त आ रही। तो कल हमने देखा एक एग्जाम्पल के अंदर, उसने कहा जनाब अगर आप इस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचें, एग्जाम्पल नंबर 35 में, तो रेस्टोरेशन के 5 मिलियन लगेंगे। लेकिन एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, अगर वो मतलब आ जाएगी, और बड़ा प्रोबेबल है कि वो आ जाएगी, तो वो फिर 3 मिलियन लगेंगे। ठीक, another existing technology is used on this type, तो 3 मिलियन लगेंगे। तो हमने कहा जी दैट इज गोइंग टू बी 3 मिलियन। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके इफेक्ट को भी आपने कंसिडर करना है। अगर आप इसको देखें, कहते हैं इट इज अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड कॉस्ट रिडक्शन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस in applying existing technology
or the expected cost of applying existing technology to a larger or more complex cleanup operation than has previously been carried out. However, an entity does not anticipate the development of a completely new technology for cleaning up unless it is supported by sufficient objective evidence. कहते जनाब आप ये देख सकते हैं, ये अब आप ये ना सोच लें कि ऐसा अगर हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, चल रहा है काम इस पे, जैसे मैं आज ये सोचना शुरू कर दूं कि नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आपने सुना होगा, इट्स वेरी इन और उसमें बड़ा काम चल रहा है, तो उस आने वाले वक्त में हमें ये लोग क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं दैट ह्यूमन कैन कन्वर्ट अ बर्गर इनटू अ बेबी. ठीक, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग. ये जो नैनो टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट है वो उसका स्टेटमेंट है. वो कहता है कि जनाब ये वक्त बड़ा करीब है कि आपके हाथ में जो बर्गर है आप उसको बेबी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है, जैसे ये मेरे पे शर्ट है आपने पहनी, दे आर गोइंग टू चेंज द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. और ये वाटर जो है इसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है कि इसको पानी गिरे तो उसको जज़ब कर लेता है, तो दे आर गोइंग टू, और ये शर्ट आ चुकी है ऐसी, आप उसमें पानी फेंकें वो जज़ब नहीं करेगी, because they have changed the molecule structure of the thread and the basic characteristic of the thread that they are going to be an absorbent, वो उसको कर चेंज कर दिया उन्होंने, अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा. इसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. दिस इज व्हाट आने वाले दिनों में सर्फ एक्सेल जो है टेक्नोलॉजी है कि ये ज़्यादातर यूज़ होगा जो स्विमिंग करते हैं लोग, उनके लिए होगा कि आप जाएं और वाटर वो उसको होगा नहीं एंड इट मीन्स द टेम्परेचर कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. इस तरह की चीज़ों में होगा. तुझी एडे महंगे कपड़े पा के करो, पता लगे भाई ने शर्ट पाई है नैनो टेक्नोलॉजी वाली है, तो मेरे को आगे कैसा देखो पानी छूट के देखो है मतलब वो भी है उसमें, वो जो वो कपड़े होते हैं वो और मटेरियल के होते हैं, दैट इज़ नॉट अ फाइबर. मैं बात कर रहा हूँ फाइबर. ठीक है, ये अब अगर आप YouTube पे जाके इस पे देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी पे, तो ये बड़ी खतरनाक सी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है. वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा भी आता है उसको देखने का, लेकिन है ठीक. वो तो आप देखें कॉन्सिक्वेंसेस तो इंसान बाद में देखता है. आज तक इंसान ने जितनी तरक्की की है वो जब हुई है तो उसको इंसान ने सिविलाइजेशन उसको यूज़ किया है. ये घर देखें इतने बड़े प्लाजे जब बनाने के आ गए तो उन्होंने कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह. अब ये कहते हैं ये तो ख़राब हो गया सारा कुछ, प्लानट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गाड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी की सारी गलत है. कि है कि नहीं गलत? कार्बन एमिशन कितना ज़्यादा हो गया, और उस कार्बन एमिशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग उसी का रिजल्ट है ना. तो इंसान की सारी सिविलाइजेशन को अगर आप देख लें, जितनी तरक्की है, डेवलपमेंट जो है, उसमें से मेरा ख्याल है कि 95% डेवलपमेंट जो है वो इसने अपने खिलाफ ही बनाई हुई. नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि हमें प्लानट किस प्लानट पे जाना नेक्स्ट, क्योंकि ये प्लानट तो बस गया तो गया, अभी गया तो कल गया, यही सोच रहे हैं ना आजकल बैठे हुए. और सारी प्लानिंग दुनिया के अंदर जो हो रही है वो इस चीज पर फोकस है कि इस प्लेनेट की लाइफ को थोड़ा कैसे एक्सटेंड कर लिया जाए. क्योंकि जो रेट कार्बन एमिशन का इस वक्त है उसको अगर आप कम भी करेंगे तो है तो सही, ऐसे ही है ना. इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता तो जो चल रहा है काम डिस्ट्रक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, प्लेनेट खत्म. ठीक, तो अगर उसका हल क्या है, ये जो खान साहब और ये बाकी लोग जो हैं ये प्लांट लगा रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ लाइफ, प्लेनेट की लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर पाएंगे और क्या करेंगे. है बस यही हो रहा है. बाकी आप, और ये किसका रिजल्ट है, ये आपकी सारी की सारी सिविलाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं जनाब इंसान बड़ा महजब हो गया, बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, फलां हो गया, ढींग हो गया, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो हैं कि नहीं है. मतलब आप देखें आजकल हमारे यहाँ जो घर का स्ट्रक्चर है, आप एसी के बगैर जो है हम गर्मियाँ तसव्वुर नहीं कर सकते. घरों के स्ट्रक्चर ही बदल गए. शहर के अंदर बंद डब्बे, अब लाइट जाती है 5 मिनट बाद दिमाग खराब हो जाता. ठीक है, पुराने वक्तों में घर, अगर आप सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ का लाहौर के घरों का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें हिस्टोरिकली, तो अब देखे जाके हर घर के अंदर एक सेन होता था. कमरे जनाब छतें ऊपर हवादार होती थी, किसी के घर में एसी नहीं था.
बड़ी बड़ी गर्मियाँ पड़ती रही हैं लाहौर में, क्या हो गया, सब रहते थे, किसी को इसी की जरूरत नहीं थी होती, रात को छत पे सोए होते थे, जनाब चल रहा होता था। आज आप ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने लाइफस्टाइल बदल दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया, कंस्ट्रक्शन बदल गई, सब चीज़ें चेंज, अपनी तरफ से सिविलाइज्ड हो गए, छत तेरी सौंदे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे ही है ना। ले जाओ उसके बाद है पॉसिबल न्यू लेजिस्लेशन, कि कोई नया कानून आ जाएगा, कोई नया एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा, उसके भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन किस वक्त, जब ये सर्टन हो कि ये लॉ आ जाएगा। The effect of the possible new legislation is taken into consideration in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exists that the legislation is virtually certain to be enacted. मतलब अगर पॉसिबल है तो फिर इग्नोर कर देंगे आप, लेकिन अगर आपको पता है कि लॉ आने वाला है तो वो अफेक्ट कर सकता है हमारे फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन को, तो उसको आप ज़रूर कंसिडर करेंगे कि उस लॉ का इफेक्ट क्या आएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 36 देखें, एन एंटिटी इन द ऑयल इंडस्ट्री कॉजेस कंटेमिनेशन बट क्लीन्स अप ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि देयर इज ओनली लीगल, मतलब कंपनी अगर कंटेमिनेशन को या जगह को रिस्टोर करती है तो सिर्फ उस वक्त जब कोई लॉ हो, इसका मतलब देयर इज नो सच कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ऐसे ही हो गया। कहते हैं जनाब, अंडर द लॉ ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स, वन कंट्री इन विच इट ऑपरेट हैज नो लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीनिंग अप एंड द एंटिटी हैज बीन कंटेमिनेटिंग लैंड इन दैट कंट्री फॉर सेवरल ईयर्स। कहते हैं ना, बहुत गंद डाला पिछले कई सालों में इन्होंने, कोई कानून नहीं था वहाँ पे, कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, तो देयर वाज नो रेस्टोरेशन। एट 31st December it is virtually certain that a draft law requiring a cleanup of the land already contaminated will be enacted shortly after the year end। कहता जी एक नया लॉ पास होने वाला है और वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, कि अगर आपने ये नहीं है कि जिस दिन लॉ इनेक्ट होगा उसके बाद से, कहता नहीं, जो आज तक कंटेमिनेशन आप कर चुके हैं सारी ठीक करनी पड़ेगी, आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी इसकी, और वर्चुअली सर्टन है कि हो जाएगा। और अंदाज़ा ये है हमारा कि ये जो रेस्टोरेशन है, ये जो क्लीनिंग अप है, इस पे 4 मिलियन लग जाएगा। ठीक हो गया। कहता जी बताएं, इज देयर एनी थिंग ऑब्लिगेशन लेंगे हम कहते हैं बिल्कुल जनाब, लॉ वर्चुअली सर्टन है, आने वाला है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटेमिनेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उसमें क्लियरली ये लिखा है कि कंटेमिनेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको भी आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज देयर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ जाएगा, प्रोबेबल आउटफ्लो है, मेजरमेंट इज देयर, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट आए, हेडिंग है एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। कहते जनाब इसमें जैसे अगर आप इसी की बात करें तो हम ये कहें कि ये जो एसेट हमने इंस्टॉल किया और जनाब इस पे लगेंगे रेस्टोरेशन पे 31,000, 46 या 50,000 रुपये, साथ में वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो एसेट है, जो स्क्रैप आएगी इसकी, उसको हम जब बेचेंगे तो 20-25 हज़ार वहाँ से भी आ जाएगा। तो जब 20-25 हज़ार वहाँ से आ जाएगा और 50,000 इस डिस्पोजल कॉस्ट है, तो हमें तो 25 लेनी चाहिए। हो सकता है ना ऐसे भी कि हम ये कह रहे हैं कि अंदाज़ा है कि 50,000 में रेस्टोरेशन होगा, लेकिन जनाब साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जब इसको हम डिसमेंटल करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो स्क्रैप आएगी वहाँ से, तो वो स्क्रैप जो है इस एसेट की वही 15-20 हज़ार की बिक जाएगी। तो जब 15-20 हज़ार की वो बिक जाएगी और 30,000 रेस्टोरेशन कॉस्ट आएगी, 50,000, तो नेट ऑफ कर ले इसको। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं करना। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल गेन्स जो हैं वो आपने कंसिडर नहीं करने व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोविजन। ठीक हो गया जनाब। इसमें अगर आप देखें, कहता है जनाब एग्जाम्पल नंबर 37 को अगर आप देखें, कहता है जी लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ प्लांट कॉस्टिंग ₹25 million with the useful life of 10 years. There is a legal requirement to restore the site used by the plant at the end of its useful life, which shall cost ₹1 million. 1 million लग जाना आपका उसको रेस्टोर करने के लिए। The plant has a residual value of 2 million and may be sold for 3.5 million at the end of the useful life. कहता जी हमारा एस्टिमेशन है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू 2 मिलियन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम इसको 3.5 मिलियन का बेच दें।
The assistant accountant is the view that there is no need to create the provision for restoration as this shall be adjusted against the expected gain on disposal of the plot. कहते हैं जनाब जब ये बिकी 2 मिलियन का जाएगा हमारा अंदाज़ा है या 3.5 मिलियन का भी बिक सकता है तो 1 मिलियन की लायबिलिटी लेने की क्या ज़रूरत, देयर इज़ नो नीड, तो हम कर लेंगे जब आएगी, है जी। तो आप ऐसे अकाउंटेंट को क्या कहेंगे? दुर्पिटन। फिर भी क्या आर्गुमेंट, प्रोफेशनल आर्गुमेंट क्या देंगे आप उसको? सर जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो हमने कैपिटलाइज करके बाद में उसकी डेप्रिसिएशन भी ले रही होती है, मगर जो रेजिडेंट वैल्यू हम उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं लेते हैं, जो हम उससे कर देते हैं, तो ये तो सीधे सीधे मैचिंग कॉन्सेप्ट की ही खिलाफवर्जी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। तो हम कहेंगे जनाब एक तो ये बात कि अगर आप देखें तो हम जो रेजिडुअल वैल्यू होती है जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिसिएबल अमाउंट लेते हैं और उसमें से हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं, और रेजिडुअल वैल्यू को तो हम एक्सपेंस आउट ही नहीं करते। अगर हम टेक्निकली डेप्रिसिएशन को ज़हन में लेकर आए तो डेप्रिसिएबल अमाउंट इज अ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब है कॉस्ट का वो पोर्शन तो हम एक्सपेंस आउट ही नहीं करते, चूंकि हमें पता होता है ये रिकवर हो जाएगा, तो उसको तो आपने एक्सपेंस आउट ही नहीं करना। दूसरी, अभी हमने पढ़ा कि जनाब जो प्रोविजन है, जो लायबिलिटी है, उसको कैपिटलाइज करने का मकसद ये है कि हम मैचिंग करते हैं कि वो कॉस्ट जो इनकर होगी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसको उन रेवेन्यूज के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाए जो कि अर्न किए गए हैं, जो कि कॉस्ट जिनसे रिलेट करती है, तो मैचिंग फॉलो करना। और अगर हम नहीं करेंगे तो मैचिंग वंस अगेन डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ऐसे ही है। तो तीसरी बात यह है कि जब आप एसेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो ऑब्लिगेशन है, आपको पता है कि आपको इसको रिस्टोर करना है और एंटिटी पे ऑब्लिगेशन है, और अगर आप ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो लायबिलिटीज अंडरस्टेट कर जाएंगे। इसका मतलब है कि दूसरी बात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इट विल नॉट बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब एक लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, सही हो गया, देयर इज अ मिसिंग लायबिलिटीज। तो उसको कहेंगे अकाउंटेंट साहब को कि भाईजान ये मसले मसाइल हैं। और दूसरा स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है जी गेन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन even if the expected disposal is closely linked to the event giving rise to the provision। कहता है जनाब जो मर्जी कर लें, इसका मतलब सादा सा आप ये कहें, कहता है इवन कि अगर वो गेन जो है वो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है उस प्रोविजन के साथ जो आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन, कि ये वही एसेट है जिसको आपने डिसमेंटल करना है, वहीं से स्क्रैप वैल्यू आनी है, तो क्लोजली लिंक्ड है। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है चाहे वो क्लोजली लिंक्ड भी हो फिर भी आपने उसको रिकग्नाइज नहीं करना, रिकग्नाइज मीन कंसिडर नहीं करना है जब आप प्रोविजन एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक हो गया जनाब, मेरे ख्याल में दैट्स इट आज के लिए। इसके बाद एक है, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, लेकिन थोड़ा सा आप घर से देख के आइएगा, फिर हम इसको थोड़ा ज़्यादा फास्ट करेंगे। अभी तो हम आराम आराम से, जब आपको ज़रा यूज टू हो जाएंगे स्टैंडर्ड की ज़ुबान के साथ, तो फिर हम थोड़ा पेस तेज़ कर लेंगे। अभी आपको स्टैंडर्ड की ज़ुबान भी अजीब अजीब सी लग रही होगी, वो आदत नहीं होती ना स्टैंडर्ड रीड करने की। तो अभी आप FR2 में स्टैंडर्ड रीड करना शुरू करेंगे, क्लास में भी घर पे भी, तो ये आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि CFAB में आपके पास यू हैव नो अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट यू हैव टू रीड। तो अभी से आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे जाके तंगी नहीं होगी आपको, आप यूज टू हो। ठीक हो गया। तो घर पे जाके ये ज़रा एक हेडिंग है रीइंबर्समेंट, ये ज़रा आपने एक दफ़ा पढ़ के आनी, रीडिंग करके आनी, कल हम यहीं से बात आगे शुरू करेंगे। ठीक, चलें जरा।